हेलो ऑल, वेलकम टू बीएचएस एजुकेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ क्या होता है, डेफिनेशन, स्कोप क्या है सब्जेक्ट का, और इस सब्जेक्ट से क्या इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है। तो बेसिकली ये जो टॉपिक है, डेफिनेशन, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़, दिस इज़ द पार्ट ऑफ योर यूनिट 1। ठीक है, यूनिट 1 का पार्ट है। बेसिकली इंट्रोडक्टरी सेक्शन है जिसमें वी विल गेट टू लर्न अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज दिस सब्जेक्ट इज अबाउट, और इस सब्जेक्ट के जो की पॉइंट्स हैं, की इंफॉर्मेशन है, उसको आप अपने रियल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, वी विल टॉक अबाउट इट बेसिकली। ठीक है, चलिए, moving ahead, we can see the definition of environmental studies, which is a multidisciplinary field that examines how human activity affect natural system. मल्टीडिसिप्लिनरी का मतलब ये होता है कि अलग अलग डिसिप्लिन। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की बात करें हम, तो इसमें बहुत सारे डिसिप्लिन के इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, आप जब ये सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आपको फिज़िक्स भी आनी चाहिए, केमिस्ट्री भी आनी चाहिए, बायोलॉजी भी आनी चाहिए, मैथमेटिक्स भी आनी चाहिए। ठीक है, सोशल साइंसेस भी आने चाहिए, हिस्ट्री के बारे में भी पता होना चाहिए, जियोग्राफी तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक टॉपिक है। ठीक है, इन्वायरमेंटल जियोलॉजी करके, तो वो पार्ट है ही इसका। उसके अलावा आपको रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, ये सारी चीज़ें, मिनरोलॉजी, मिनरलॉजी, और ठीक है, सिस्मिसिटी वगैरह, और भी सो मेनी थिंग, लाइक वाटर वाला पूरा पोर्शन, ओशेनोग्राफी का पोर्शन। ठीक है, तो ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, इन सब से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है इन्वायरमेंटल स्टडीज़। ठीक है, सो ये जो कनेक्शन है वो इसको बनाता है एक मल्टी सब्जेक्ट, एक मल्टी फील्ड जो एग्जामिन करता है कि ह्यूमन की एक्टिविटीज़ नेचुरल सिस्टम को किस तरह से अफेक्ट कर रहा है। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज इज अ मल्टीडिसिप्लिनरी फील्ड दैट एग्जामिन्स हाउ ह्यूमन एक्टिविटी अफेक्ट द नेचुरल सिस्टम। जो भी हमारा नेचर का सिस्टम है, नेचुरल सिस्टम है, उसको हमारी एक्टिविटीज़ यानी कि ह्यूमन की एक्टिविटीज़ किस तरह से अफेक्ट कर रही है, दिस वी गोना लर्न इन दिस सब्जेक्ट। ओके, it integrates sciences and social sciences. Sciences के so many subjects और social sciences, economics, sociology, philosophy, to find sustainable solution for managing earth finite resources. ठीक है, ये इन सभी सब्जेक्ट्स को, इन सभी डोमेन को क्या करता है, इंटीग्रेट करता है। इंटीग्रेट मतलब जोड़ना, आपस में जोड़ता है। ठीक है, इंटीग्रेट करता है। सपोज दिस इज इन्वायरमेंटल स्टडीज़ या इन्वायरमेंटल साइंसेज, और ये आपके डिफरेंट डोमेन सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये सबसे कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, इन सबको ये क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, इन सबको एक कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट कर रहा है। और वो किस लिए, कनेक्शन का प्रोसेस क्या है, वाई एवरीथिंग इज गेटिंग कनेक्टेड हियर, इंटीग्रेट क्यों कर रहा है, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है टू मैनेज द अर्थ फाइनाइट रिसोर्सेज। यानी कि अर्थ के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो रिन्यूएबल हो या वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे कि रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल क्या होता है। तो बेसिकली आप ये समझो, अर्थ के पास जो भी रिसोर्सेज हैं, इन द फॉर्म ऑफ वाटर, इन द फॉर्म ऑफ फ्रेश ऑक्सीजन, इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल, इन द फॉर्म ऑफ plants, in the form of different species, biodiversity, mountains, oceans, everything। तो जो भी अर्थ के पास है नेचुरली उसको हम रिसोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो अर्थ के रिसोर्सेज को हमें
मैनेज करना है सस्टेनेबल तरीके से। सस्टेनेबल का मतलब होता है कि रिसोर्स को कॉन्शियसली आप यूज़ कर रहे हो, सो दैट आप भी यूज़ करो और आपके आने वाली फ्यूचर जनरेशन भी उसको यूज़ करे। ठीक है, तो इन सभी डोमेन्स को, इन सभी सब्जेक्ट्स को जोड़ करके, इंटीग्रेट करके इन्वायरमेंटल स्टडीज़ इसलिए लाया गया है ताकि हम सस्टेनेबल सॉल्यूशन ढूंढ सकें अपने अर्थ के रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए। ठीक है, आई होप ये बात समझ आ गई होगी आपको। नेक्स्ट, इट इज एन अप्लाइड साइंस। अप्लाइड का मतलब क्या है? अप्लाइड का मतलब डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। अप्लाइड का मतलब है कि आप इसको अपने अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करो। अप्लाइड का मतलब ये है कि इससे आप कुछ यूजफुल टेक्निक्स डेवलप करो, कुछ यूजफुल कॉन्सेप्ट्स डेवलप करो जो आपको रियल लाइफ एप्लीकेशंस फॉलो करने में हेल्प करे। फॉर एग्जांपल कि आपको पता है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, ठीक है, जिनको हम एसटीपीज बोलते हैं। एसटीपीज में क्या होता है? वाटर का ट्रीटमेंट होता है। जो भी सीवेज वाटर है आपके घरों से, वो एसटीपीज में जाता है और यहाँ पे उनको ट्रीट करके फिर रिवर या वाटर बॉडी में मिलाते हैं। ठीक है, तो एसटीपी का डेवलपमेंट ये एक तरह का अप्लाइड साइंस है। ठीक है, कि हम अपने सीवेज वाटर को क्या करें, ट्रीट करें, सो दैट रिवर में जा करके वो पॉल्यूशन कॉज ना करें। ठीक है, हम उनको पॉल्यूशन कॉज करने से रोकें। तो ये क्या है? ये एक आपका इमीडिएट सॉल्यूशन है, या एज अ रियल लाइफ मैनेजमेंट स्ट्रेटजी बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो अप्लाइड साइंसेज ऐसे साइंसेज के ऐसे फील्ड हैं जो कि आप अप्लाई करते हो अपने रियल लाइफ चैलेंजेस को डील करने के लिए। ठीक है, उनको सॉल्व करने के लिए आप ये डेवलप करते हो। तो साइंस के जितने भी सब्जेक्ट हो गए, लाइक बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, तो ये सारे अप्लाइड सब्जेक्ट्स की तरह बोलते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है, ये सारे अप्लाइड सब्जेक्ट की तरह, बायोलॉजी के अप्लाइड सब्जेक्ट की तरह एक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका यानी कि बायोलॉजी का हम यूज़ करते हैं अपने रियल लाइफ चैलेंजेस को, या रियल लाइफ जो भी डिमांड है उसको पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए। ठीक है, सो हमारा इन्वायरमेंटल स्टडीज़ भी एक अप्लाइड साइंसेज है जो हेल्प करता है टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन द डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन। सो वो डेवलपमेंट और कंजर्वेशन के बीच में एक बैलेंस, सामान्यता बना करके चले। ठीक है, ताकि हम डेवलपमेंट को भी ना रोकें और कंजर्वेशन भी होता रहे। ऐसा ना हो कि हम रिसोर्सेज को मतलब फिजूल यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है, बहुत एक्सप्लॉइट कर रहा है। ठीक है, विदाउट एनी कंसर्न। ऐसी चीज़ें ना हो, इसलिए इस सब्जेक्ट को लाया गया। सो इट्स अ पार्ट ऑफ अप्लाइड साइंसेस। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में आपको याद रखना है कि ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है। ठीक है, सस्टेनेबल सॉल्यूशन देता है हमें अर्थ के फाइनाइट रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए, और ये एक अप्लाइड साइंसेस का सब्जेक्ट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉकिंग अबाउट द स्कोप ऑफ दिस सब्जेक्ट, ठीक है, अगर हम इस सब्जेक्ट के स्कोप की बात करें तो इन्वायरमेंटल साइंसेस बहुत सारे एरियाज को कवर करता है। ठीक है, जैसे कि नेचुरल लैंडस्केप के बारे में पढ़ोगे आप इस सब्जेक्ट में। फॉरेस्ट कहाँ होते हैं, फॉरेस्ट के लिए क्या फेवरेबल कंडीशन होता है, रिवर्स का ओरिजिन कैसे होता है, रिवर्स कहाँ एंड होती हैं, रिवर्स की किस तरह का उनका फिजिको केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, और रिवर्स कहाँ कहाँ उनका कंट्रीब्यूशन है, कितना फ्रेश वाटर कंट्रीब्यूशन है, कितना ग्राउंड वाटर कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, डेजर्ट के फ्लोरा फोना कैसे हैं, और वो कैसे हमारे इकोसिस्टम के लिए, नेचर के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्या क्या इम्पॉर्टेंट रोल्स हैं। तो ये अलग अलग जो नेचुरल लैंडस्केप हैं आप उनके बारे में पढ़ोगे। एंड ह्यूमन मॉडिफाइड एरियाज, ह्यूमन मॉडिफाइड एरियाज मतलब जहाँ भी ह्यूमन बींग रह रहा है। ठीक है, तो वो एरिया एक नेचुरल एरिया से किस तरह से डिफरेंट है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ोगे। अगला है ह्यूमन डिपेंडेंट ऑन नेचर।
ह्यूमन का जो डिपेंडेंस है नेचर पे वो फूड के लिए है, एयर के लिए, वाटर, फ्यूल, बायोडाइवर्सिटी, इन सारी चीज़ों के लिए। अब बात आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यही है कि वी आर डिपेंडेंट ऑन द नेचर फॉर आवर रिसोर्सेज, नो डाउट वी आर, ठीक है, कि हम नेचर पर डिपेंडेंट है अपने रिसोर्सेज के लिए, अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए। बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट ओवर द ईयर्स इसलिए आया क्योंकि जो भी रिसोर्स हम कंज्यूम कर रहे हैं उनको हमें लिमिट में यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, लिमिट में यूज़ करना पड़ेगा सो दैट वो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी रह पाए। ऐसा नहीं है कि आप फ्रेश वाटर इतना एक्सप्लॉइट कर दो, ख़त्म कर दो ग्राउंड वाटर को, कि अगले जनरेशन्स के लिए ग्राउंड वाटर बचे ही ना, ठीक है। सो वी हैव टू कंजर्व आर रिसोर्सेज और एक लिमिटेड वे में हमें उनको यूज़ करना है, ठीक है। की कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि वाटर, टिम्बर, जो कि नेचर के द्वारा ओवर द टाइम रीजनरेट होता रहता है। अगर हम वाटर की बात करें, तो देयर इज अ वाटर साइकिल। आपने देखा होगा कि समर्स में वाटर वेपर बनता है, देन रेनी सीजन में वाटर वापस आता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो एंड सो ऑन। सो एक तरह का ये साइकिल है। तो ऐसे रिसोर्सेज को जो कि नेचर रीजनरेट करता रहता है ओवर द टाइम, उनको हम बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। बट ऐसे रिसोर्सेज जो हमें नेचर प्रोवाइड करता है बट वो क्या होते हैं, वो रीजनरेट नहीं हो सकते ओवर द टाइम, ख़त्म हो जाते हैं वो। जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, आपने कोल बर्न किया, ठीक है, आपने कोल बर्न कर दिया, वो कोल ऐश में कन्वर्ट हो गया, राख में बन गया, आपका कोयले से आपका राख बन गया। अब वो राख से कोयला वापस नहीं बन सकता। सो दैट इज अ टाइप ऑफ रिसोर्स विच यू हैव कंज्यूम्ड ओवर द टाइम, ठीक है। अब उस रिसोर्स को बनने में मिलियंस बिलियंस ऑफ द ईयर्स लगेंगे, ठीक है। ऐसे रिसोर्सेज को हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल, मिनरल, जो कि एग्जॉस्टेबल है, जो कि ख़त्म हो जाता है, ठीक है। सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन का मतलब यही होता है कि लाइक यूजिंग अ ब्लैंक इंटरेस्ट विदाउट टचिंग द कैपिटल, ठीक है। सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन की बात करें तो हमें बहुत ही सूझबूझ के साथ अपने रिसोर्सेज को यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल सपोज आपने कोई एक्स अमाउंट बैंक में जमा कर दिया, ठीक है, बैंक में जमा कर दिया, ये आपका क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है। अब आपको पता है कि बैंक आपको इस अमाउंट पे इंटरेस्ट देगा ओवर द टाइम। सपोज कुछ ए परसेंट का इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, ठीक है। तो जब ये ए परसेंट इसमें जुड़ जाता है तो ये वैल्यू एक्स डैश हो जाती है। सपोज मंथली आपका जो वैल्यू है वो एक्स डैश हो गया, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, अब आप एक्स डैश माइनस एक्स करोगे और जो अमाउंट आएगा वही अमाउंट आप यूज़ कर रहे हो अपने खर्चे के लिए, ठीक है। सो इस तरह से हमें अपने रिसोर्सेज को यूज़ करना है कि आप बैंक इंटरेस्ट की तरह इनको यूज़ करो। आप कैपिटल अमाउंट जो एक्स ये अमाउंट है आप उसको टच नहीं करो। इस तरह से हमें रिसोर्सेज को यूज़ करना है सो दैट वी कैन सेव इट फॉर द फ्यूचर जनरेशंस, ओके। एग्जाम्पल फॉरेस्ट स्पंजेस स्टोरिंग वाटर। फॉरेस्ट क्या करता है, वाटर को स्टोर करके रखता है। तो हमें फॉरेस्ट को सेव करना है। अगर हम फॉरेस्ट सेव करेंगे तो वाटर ऑलरेडी सेव हो जाएगा, ठीक है। ओवर कटिंग ट्रीज की कटिंग ज़्यादा होगी तो डिफॉरेस्टेशन होगा तो बाढ़ आएगा और नदियाँ सूख जाएंगी, ठीक है। सो दैट्स अ टाइप ऑफ कंजर्वेशन कि आप एक रिसोर्स को अगर कंजर्व कर रहे हो तो उसके साथ आपके कई सारी चीज़ें लिंक्ड हैं ऑलरेडी, वो सब भी कंजर्व होंगी। अगर आप फॉरेस्ट कंजर्व करोगे तो पहले तो वाटर भी सेव होगा उसके साथ, ठीक है। उसके बाद आपका CO2 लेवल भी कम होगा क्योंकि फॉरेस्ट क्या होता है करता है, CO2 को एब्जॉर्ब करता है ओवर द टाइम। और आपकी बायोडाइवर्सिटी जो है
वो भी सेफ रहेगी। जो भी फौना फ्लोरा है उस फॉरेस्ट में, जो रेयर स्पीशीज़ हैं वो सेफ रहेंगे अगर आप फॉरेस्ट को कंजर्व करते हो। ठीक है। प्लास्टिक, पेपर, फूड वेस्ट ऑल ऐड टू पॉल्यूशन एंड रिसोर्स लॉस्ट। ये सारी चीज़ें क्या करता है, पॉल्यूशन कॉज करता है और रिसोर्सेज की कमी होती है ओवर द टाइम। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो एक मोटी मोटा तरीके का इस तरह का आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है? ठीक है, क्योंकि इन्वायरमेंटल साइंसेस या इन्वायरमेंटल स्टडीज जोड़ता है साइंस और सोसाइटी को। ठीक है, साइंस को कनेक्ट करता है सोसाइटी के साथ, इसलिए ये सब्जेक्ट हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, हेल्प्स अंडरस्टैंड एंड मैनेज एयर, वाटर, सॉइल एंड बायोडाइवर्सिटी। हमें समझने में ये मदद करता है कि ये सारी चीज़ें क्या हैं और किस तरह से ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, सो दैट फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस। अगर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है तो फ्यूचर जनरेशन को भी अर्थ पे रहने के लिए इन रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, तो वी हैव टू सेव इट फॉर दैम। ओके। और जो चैलेंजेस हैं ह्यूमन जनरेटेड या ह्यूमन कॉज्ड जो चैलेंजेस हैं उनको टैकल करने में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे कि पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, हर तरह के पॉल्यूशन को। जैसे सपोज एयर है तो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन हम कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, अपने रेस्पिरेटरी नीड को पूरा करने के लिए। तो अगर एयर पॉल्यूटेड है तो हमें क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिजीजेज होंगे। वाटर पॉल्यूटेड होगा तो बहुत सारे जीआई लिंक डिजीजेस होंगे। तो अल्टीमेटली ह्यूमन अपने इंटरेस्ट के लिए, ह्यूमन सेल्फ इंटरेस्ट के लिए भी नेचर को कंजर्व करता है। ठीक है, भी नेचर को कंजर्व करता है ओवर द टाइम, क्योंकि हम ये बात समझ चुके हैं कि अल्टीमेटली नेचर को कोई भी हार्म पहुंचेगा, सो वी आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव ऑन दिस अर्थ। ठीक है, बिकॉज अर्थ एक स्टेबिलिटी और रिसोर्सेज हमें देता है, उस वजह से ही लाइफ इज़ पॉसिबल ऑन द अर्थ। अगर वो रिसोर्सेज ना हो, वो स्टेबिलिटी ना हो, तो फिर हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो एनी हाउ we have to save our environment, we have to conserve our environment so that we can survive on this planet. Okay, so we are doing everything for our self interest, यहाँ पे कोई और चीज़ नहीं है। वेस्ट जनरेशन, वेस्ट भी हमें जनरेट कर रहे हैं जो हार्म कर रहा है इन्वायरमेंट को। तो हमें क्या करना है, हमें बेसिकली सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं कि इन चीज़ों पे हम कैसे काम करें, सो दैट हमारा जो इन्वायरमेंट है वो ज़्यादा ख़राब ना हो ओवर द टाइम। ठीक है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हैबिटेट्स, स्पीशीज एक्सटेंशन, ये सारी चीज़ें इनसे रिलेटेड हैं। तो मोटी मोटा बात करें तो ये सब्जेक्ट डील करेगा पॉल्यूशन से, वेस्ट जनरेशन से और बायोडाइवर्सिटी लॉस से। ठीक है, बेनिफिट क्या है सब्जेक्ट का, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का? प्रमोट करता है इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी की एवरी ह्यूमन बीइंग इज रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स द इन्वायरमेंट। क्योंकि हम यहाँ पे रह रहे हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम रिसोर्सेज को सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करें। ठीक है, और एक कॉन्शियस लिविंग की प्रैक्टिस करें कि हमारी कौन सी हैबिट इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो कॉन्शियस लिविंग का कॉन्सेप्ट आजकल बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है। इनकरेज इंडिविजुअल टू रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड कंजर्व। ठीक है, ताकि आप अपना वेस्ट रिड्यूस करें, चीज़ों को बार बार यूज़ करें, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सकता है रिसाइकल करें और कंजर्वेशन पे काम करें। अगर आप एक बाल्टी या 2 बाल्टी पानी में नहा सकते हो तो आपको घंटों शावर क्यों चलाना है? सो दिस शुड बी योर हैबिट। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग कॉन्शियस लिविंग, कि आप जो भी कंज्यूम कर रहे हो उसको कॉन्शियसली करो। ओके,
अगर सपोज बारिश का मौसम है, मौसम ठीक है, एसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो आपको एसी क्यों चलाना है, या फिर रेफ्रिजरेटर क्यों चलाना है अननेसेसरी, जब ज़रूरत नहीं है, मौसम ठीक ठाक है। तो सो दिस इज़ अ टाइप ऑफ कॉन्शियस लिविंग प्रैक्टिस, और इसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन, क्योंकि सारी चीज़ें ना एक दूसरे से लिंक्ड है। अगर आप वाटर सेव करते हो तो बहुत सारी चीज़ें उससे भी लिंक्ड है, अगर आप बिजली बचाते हो तो उससे भी बहुत सारी चीज़ें लिंक्ड है। ठीक है, तो छोटे छोटे हैबिट्स चेंज करने होते हैं अपने लाइफ में फॉर सस्टेनेबल एंड कॉन्शियस लिविंग। चलिए, टाइप्स ऑफ वैल्यूज इन नेचर। नेचर में किन किन टाइप्स के वैल्यूज हैं, ठीक है, या नेचर का क्या वैल्यूज है। प्रोडक्टिव वैल्यू, प्रोडक्टिव वैल्यू का मतलब ये है कि नेचर हमें रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि मेडिसिन, फूड, इंडस्ट्री, ये सारी चीज़ें। एग्जाम्पल, इंसेक्ट, प्लांट यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं वो नेचर का ही पार्ट है, तो नेचर हमें एक प्रोडक्टिव वैल्यू देता है। दूसरा, एस्थेटिक एंड रिक्रिएशनल वैल्यू। एस्थेटिक रिक्रिएशनल वैल्यू मतलब कि सपोज आपको मॉर्निंग वॉक करके नेचर में, पेड़ों के बीच में, पार्क में जा करके आपको अच्छा लगता है, आपको फ्रेश फील होता है, तो वो क्या है, वो कोई आपको प्रोडक्टिव चीज़ नहीं दे रहा है, वो कोई रिसोर्सेज नहीं दे रहा आपको। ठीक है, वो एक एस्थेटिक वैल्यू है, वो एक रिक्रिएशनल वैल्यू है जो आप फील कर रहे हो। या फिर सपोज आपने देखा है कि पहले के टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो पहाड़ों पे जाके तपस्या करते थे। ठीक है, तो पहाड़ों पे जाके ही तपस्या क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे अब पीस मिलता है, तो पीस से वो खुद के इनर पावर को कनेक्ट करते हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट। ठीक है, नेचर इंस्पायर करता है, आपको पता है नेचर से इंस्पायर होके बहुत सारे आर्ट बने हैं, बहुत सारी पोइट्री और म्यूजिक्स बनी है। तो ये सारी जो वैल्यूज़ हैं वो कोई मटेरियलिस्टिक वैल्यू नहीं है, वो आपको कोई मटेरियल प्रोडक्ट नहीं दे रहा है, बट आपको एक वैल्यू दे रहा है। ठीक है, जिसको आप इमोशनली फील कर सकते हो, आप उससे कनेक्ट कर सकते हो, आपको वहाँ उस कनेक्शन से आपको पीस मिल रहा है, यू आर फीलिंग गुड। ठीक है, तो ये सारे एस्थेटिक और रिक्रिएशनल वैल्यू हैं। सपोज आप बाहर जा रहे हो, आपको मौसम अच्छा लग रहा है, या फिर गर्मी के दिन में आप पहाड़ों पे जा रहे हो, to enjoy the weather, to enjoy the nature. Okay, so this is the type of feeling you are getting from the nature. वो चीज़ आप अपने घर में या ह्यूमन ह्यूमन प्रिपेयर्ड इन्वायरमेंट में आप नहीं फील कर सकते। ठीक है, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में नहीं फील कर सकते, वो चीज़ नेचर में ही मिलती है, तो एक एस्थेटिक वैल्यू है। ठीक है, सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर हियर लाइक वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, पहाड़ों पर ट्रेकिंग करना, एक्सेट्रा। ऑप्शन वैल्यू, ऑप्शन वैल्यू क्या है, इट्स अ थर्ड काइंड ऑफ वैल्यू। नेचर ऑफर चॉइसेस, नेचर आपको चॉइसेस देता है, डिस्ट्रॉय और प्रिजर्व। सस्टेनेबल यूज इंश्योर फ्यूचर जनरेशन बेनिफिट, या तो आप सारी चीज़ों का मज़ा खुद उठा लो, ख़त्म कर दो सारी चीज़ें, तो फ्यूचर जनरेशन सस्टेन नहीं कर पाएगी। ठीक है, बट इफ़ यू विल बी लिविंग सस्टेनेबली, तो क्या होगा, फ्यूचर जनरेशन भी ये बेनिफिट और ये इस तरह से नेचर को फील कर पाएगी। ओके, वाई देर इज नीड फॉर इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, ज़रूरत क्यों है। पब्लिक पार्टिसिपेशन इज अ की टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। ठीक है, कोई एक इंसान, कोई भी सिंगल इंडिविजुअल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, नॉट पॉसिबल। तो पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। आप कोई एक बंदा जितना भी चाहे, जितनी भी सफाई कर ले, जितने भी लोगों के कचरे उठा ले, लोग अगर गंदा करते रहेंगे तो एक बंदा नहीं कर सकता है। ठीक है, और ना ही ये किसी एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ एक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ओवरऑल सोली सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो हमें पब्लिक पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है। पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ेगा, जब अवेयरनेस बढ़ेगी। ठीक है, तो सबको जागरूक करना है, हमें बताना है ये मैटर के बारे में कि वाई इन्वायरमेंट इज एट द पॉइंट ऑफ कंसर्न।
nowadays. Why awareness matters? जागरूकता क्यों ज़रूरी है? गवर्नमेंट अकेले कुछ नहीं कर सकती इन्वायरमेंटल इश्यूज पे, तो लोगों को जागरूक होना चाहिए, बिकॉज दिस नेचर, दिस इन्वायरमेंट इज गोइंग टू हैम्पर एवरीवन. अगर अच्छा होगा तो सबका अच्छा होगा, अगर बुरा होगा तो सबका बुरा होगा. ठीक है, तो प्रिवेंशन इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन क्लीन अप. प्रिवेंशन कर लोगे तो अच्छा है, क्योंकि क्लीन अप के लिए फिर बहुत बड़े बड़े इनिशिएटिव्स लेने पड़ते हैं, बहुत करोड़ों का प्रोजेक्ट्स बनाना होता है. एस का ही देख लो तो करोड़ों के एस सेटअप होते हैं ऐसे वाटर क्लीन करने के लिए. ठीक है, तो हमेशा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. इन दिस केस प्रिवेंशन इज बेटर देन क्लीन अप. ओके, नेक्स्ट है एवरी इंडिविजुअल हैज अ रोल इन रिड्यूसिंग वेस्ट. अगर हर बंदा जागरूक हो जाए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, 2 बाल्टी पानी में नहा ले, तो हम कितने बिलियन गैलन्स ऑफ द वाटर वी कैन सेव. ठीक है, जस्ट बाथिंग हैबिट इम्प्रूव करने की वजह से. तो सोच लो आप कि हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस प्रोसेस. ओके, कुछ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि कम यूज़ करना, लेस यूजलेस प्लास्टिक वाटर का कम यूज़ करो. इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करो. ओके, एनजीओज को ज्वाइन करो, पार्टिसिपेट करो अलग अलग इन्वामेंटल क्लीन अप ड्राइव्स में, जैसे बीच क्लीन अप ड्राइव, घाट क्लीन अप ड्राइव्स होते हैं. ठीक है, तो ऐसे ड्राइव्स को आप ज्वाइन करो और क्लीन करो एरिया. इनिशिएटिव्स लो अपने लेवल पे, जो भी आप ले सकते हो, पार्क क्लीनिंग का, अपना गार्डन क्लीनिंग का, और लोगों को अवेयर करना कि चीज़ें डस्टबिन में ही डालो, आप रास्ते में फेंक के ना जाओ. ठीक है, सो दिस आर द स्मॉल स्मॉल थिंग्स. अगर हर इंसान अपने लेवल पे करेगा तो फिर या दिस प्लानट इज गोइंग टू बी बेटर प्लेस. ओके, तो एवरी डे अगर हम अवेयरनेस एग्जाम्पल की बात करें तो सिंपली प्लास्टिक के बारे में कहते हैं कि रिड्यूस करें, ज़्यादा से ज़्यादा जितना पॉसिबल है रिड्यूस करें प्लास्टिक वेस्ट को, और ख़त्म करें जो सिंगल यूज़ आइटम्स हैं ना, उनका यूज़ ना करें आप, क्योंकि ये ऐसे आइटम्स हैं जो सिंगल यूज़ होते हैं, बट प्लास्टिक को थाउजेंड्स या 100 of 1000 ईयर्स लगते हैं प्लास्टिक को डिस्ट्रॉय होने में. ठीक है, सो वी शुड अवॉइड दिस. ओके, वाटर के लिए बहुत ही माइंडफुल तरीके से आपको पानी यूज़ करना है, बाथिंग में, ब्रशिंग में. ब्रशिंग हैबिट्स वगैरह हॉस्टल में रह के तो मैंने ऐसा बहुत देखा है कि बच्चे खोलते हैं टैप खोल के और वो पूरी तरह से, मतलब टैप खुला ही रहता है ओवर द टाइम पीरियड जब तक उनका ब्रशिंग फिनिश ना हो जाए. ठीक है, सो दिस इज़ नॉट द गुड हैबिट. आप सिंपली आप अपना ब्रश रिंस कर लिया, आप टैप क्लोज कर दो, फिर आप अपना ब्रशिंग प्रोसेस कंप्लीट करके फिर आप टैप ओपन करके आप माउथ क्लीनिंग कर सकते हो. ठीक है, सो दिस इज़ लाइक कि आप जो भी कर रहे हो एक माइंडफुल तरीके से करो. रिसोर्सेज ऐसे फ्री में नहीं है, और सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये सबके लिए हैं, सारे इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स के लिए भी हैं जो अर्थ पे हैं. ठीक है, पानी, सारा पानी सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपके ब्रश करने के लिए नहीं है. तो ये एक तरह का अवेयरनेस भी है, और साथ ही साथ आपको बहुत ही कॉन्शियसली इसको अपने हैबिट में इंक्लूड करना, इमर्ज करना. ओके, एनर्जी की बात करें तो टर्न ऑफ कर दीजिए जो अप्लायंसेस आप यूज़ नहीं कर रहे हो या जिसकी ज़रूरत नहीं है. आपका चार्जर, फ़ोन चार्ज हो गया तो ऑफ द चार्जर. ठीक है, 10 लाइट जला के आपको कमरे में क्यों बैठना है? जैसा कि मैंने कहा, मौसम ठीक है तो एसी नहीं चलाओ. तो ये छोटी छोटी हैबिट्स हैं. कमरे में कोई नहीं है तो आप लाइट बंद कर दो. ठीक है, तो इस तरह से आपको एनर्जी कंजर्व करना चाहिए. फूड एंड पेपर, अवॉइड वेस्ट, रिसाइकल वेयर पॉसिबल, जितना से ज़्यादा जितना पॉसिबल हो रिसाइकल करो. कचड़े में आप अपना पेपर वेस्ट भेजने की जगह आप उसको क्या करो, रिसाइकलर को दो, दे विल रिसाइकल इट. ठीक है, फूड उतना ही ऑर्डर करो जितना आप खा सको, वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उतना ही खाना लो. ओके, कुछ की इंस्टीट्यूशन है, here are few key institution in environment protection.
तो हियर आर द इंस्टीट्यूशन, उनका क्या फंक्शन है, उनके क्या नोटेबल वर्क है। तो BNHS मुंबई में है, जो वाइल्ड लाइफ रिसर्च और पॉलिसी पे काम करता है। ये बेसिकली इनका काम हॉर्नबिल मैगज़ाइन सलीम अली वर्क्स पे लाई करता है, ठीक है। WWF इंडिया है, कंजर्वेशन एजुकेशन नेचर क्लब ऑफ इंडिया, इनका नोटेबल वर्क है। CSE दिल्ली इन्वामेंटल कैंपेनिंग्स करता है, डाउन टू अर्थ मैगजीन इनका रिलीज है, ठीक है। CEE अहमदाबाद मटेरियल्स और ट्रेनिंग देता है। तो ये सारे आप जस्ट देख सकते हो और याद कर सकते हो इनको। WII देहरादून वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च। BSI काम करता है प्लांट बायोडाइवर्सिटी सर्वे पे। ZSI बॉटनिकल सर्वे जूलॉजिकल सर्वे, ठीक है। एनिमल बायोडाइवर्सिटी रिसर्च पे काम करता है। तो ये सारे काम ये सारे इंस्टीट्यूट्स करते हैं। दे आर द की इंस्टीट्यूशंस इन द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंट, ओके। अब कुछ इन्फ्लुएंशियल इन्वायरमेंटल थिंकर्स भी रहे हैं, जैसे चार्ल्स डार्विन ने क्या दिया, इवोल्यूशन और स्पीशीज आपस में इंटरडिपेंडेंट होती हैं, इसके बारे में इन्होंने बताया कि एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज पे डिपेंडेंट होती है, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा कि दो स्पीशीज एक साथ रहती हैं, उनको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। अगर इनमें से एक भी स्पीशीज खत्म हो गई तो दूसरी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह का अलग अलग स्पीशीज का डिपेंडेंस है दूसरे स्पीशीज पे। तो ये जो सारा रिलेशन था ये चार्ल्स डार्विन ने बताया था। हम इसके बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे अगले यूनिट में, ठीक है। रेचल कार्सन है, ये साइलेंट स्प्रिंग, इन्होंने बताया था कि पेस्टिसाइड किस तरह से डेंजर कॉज करता है, ठीक है। तो ये बायो एक्यूमुलेशन का काम करता है, ये रिचल कार्सन ने फाइंड किया था। जॉन मुइर फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन पे इनका काम है। सलीम अली का काम बर्ड पे है, इंडियन ऑर्थोनोलॉजिस्ट हैं, ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। इंदिरा गांधी का नाम इसलिए है क्योंकि इंदिरा गांधी ने बहुत सारे इन्वायरमेंटल रिलेटेड इनिशिएटिव्स लिए हैं इंडिया में। शी वॉज द फर्स्ट लेडी जो इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट इंडिया में लेकर आई। उन्होंने बहुत सारे एक्ट बनाए, ठीक है, पॉल्यूशन के लिए और बाकी सारी एक्टिविटी के लिए। सो इंदिरा गांधी भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है इस लिस्ट में। प्रोटेक्टेड एरियाज एक्सपेंशन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये सारी चीज़ें इनके गवर्नमेंट में हुआ था, ठीक है। We are passengers on a spaceship Earth. The Earth's resources are finite. Environmental responsibility starts with you. ठीक है, हम सिर्फ एक पैसेंजर हैं, ठीक है, हम सिर्फ एक पैसेंजर हैं अर्थ पे। वी आर नॉट गोइंग टू लिव हियर एंटायरली, पूरे टाइम के लिए हम यहाँ पे नहीं हैं, सिर्फ थोड़े टाइम के लिए हैं। अर्थ को एक स्पेस शिप माना गया है यहाँ पे, ठीक है, जिसके पास रिसोर्सेज हैं बट फाइनाइट है, ओके। तो हमें जो भी यूज़ करना है वो बहुत ही सोच समझ के रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज़ करना है, ओके। तो ये एक जस्ट एक कोट है, यहाँ पे एग्जाम्पल है और यहाँ पे की क्वेश्चन है उस एग्जाम्पल को लेकर के। सपोज हियर इज प्लास्टिक, तो प्लास्टिक वेयर डज इट गो। अगर हम प्लास्टिक को इस तरह से देखें कि प्लास्टिक, मैंने एक चिप्स खाया, उसका पैकेट फेंका, अब ये कहाँ जाएगा। कैन आई अवॉइड सिंगल यूज प्लास्टिक, इज इट पॉसिबल, ठीक है। आप स्ट्रॉ अवॉइड कर सकते हो, ठीक है, आप प्लास्टिक स्पून अवॉइड कर सकते हो। तो मैक्सिमम चीज़ें ऐसी सिंगल यूज़ वाली चीज़ें आप जितना ज़्यादा आप अवॉइड कर सकते हो आप वो करना चाहिए, ठीक है। और कुछ सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिस करने वाले इन्फ्लुएंसर हैं सोशल मीडिया पे, जो कि बताते हैं कि आप सस्टेनेबली कैसे रह सकते हो, ठीक है। हर जगह वाटर बॉटल क्यों खरीदनी है आपको, इट्स अ टाइप ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, ओके। तो आप अपना बॉटल कैरी करो, जहाँ जहाँ आपको क्लीन वाटर मिले आप उसको रिफिल करो, देन यू ड्रिंक इट, ठीक है। आप अपना टिफ़िन कैरी करो, आप चीज़ें उसमें खाओ रेदर देन टेकिंग इट इन अ प्लास्टिक, ओके।
तो इस तरह से आप क्या है प्लास्टिक को अवॉइड कर सकते हो। वाटर की बात करें तो एम आई वेस्टिंग वाइल ब्रशिंग और बाथिंग, सोर्सेस कहाँ से आ रहा है ये पानी या फिर कहाँ को जाएगा, इस तरह से आप क्वेश्चन करो खुद को। एनर्जी के लिए भी सेम है कि आप जो भी अप्लायंसेस चला रहे हो, इज़ इट नेसेसरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इनकी, नहीं ज़रूरत है तो ऑफ कर दो, ठीक है। फूड के लिए कैसे प्रोड्यूस हुआ है, ओके। नेक्स्ट है पेपर। पेपर के लिए कैन आई प्रिंट लेस या फिर रिसाइकल करो ओवर द टाइम बार बार, ओके। सो दिस आर द फ्यू एग्जाम्पल एंड की क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट। आई होप कि आपको ये पूरा लेक्चर समझ आया होगा। इफ़ देयर इज़ एनी काइंड ऑफ डाउट या फिर कोई भी क्वेश्चन है, ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था, आगे हम यूनिट वाइज सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो जो भी क्वेश्चन है आपके, जो भी डाउट्स हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो हमें, ओके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।